हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट पंथी में। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जिसका चैप्टर 1 है भारत में यूरोपियनों का आगमन। ये लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में यूरोपियनों का आगमन कैसे होता है, भारत में यूरोपियनों ने अपना साम्राज्य विस्तार कैसे किया, साथ ही भारत में यूरोपियनों का नीतियां क्या थी। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग लेक्चर नंबर 1 में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1। देखिए, भारत में यूरोपियनों का आगमन जो है अचानक घटी घटना नहीं है। इसके कई कारण हैं, जिसके बारे में हम लोग धीरे धीरे आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जो भारत में यूरोपियनों का आगमन है, उसके कारणों की बात की जाए तो पहला कारण है नए बाजारों की प्राप्ति एवं विस्तार। यूरोपीय राष्ट्रों में घरेलू खपत, जिसमें काली मिर्च, इलायची, दालचीनी और मसालों में वृद्धि हो रही थी, जिसके लिए यूरोप में सीमित बाजार था। सीमित बाजार होने के कारण डिमांड वहां पे ज्यादा था। ठीक है, मांग जो थी काली मिर्च और मसालों की वो ज्यादा थी, लेकिन आपूर्ति बहुत कम था। ठीक है, सप्लाई कम था, जिसकी वजह से नए बाजार की तलाश थी। और नए बाजार के रूप में जो है यूरोपियनों को पूर्व के देशों के साथ जो है सो व्यापार करने की लालसा थी। दूसरा कारण है नए नए आविष्कार। पुर्तगाल और स्पेन में जहाज के डिजाइन में सुधार हो रहा था। मुद्रण, जो छपाई का जो है सो काम स्टार्ट हो गया था उस समय में। नक्शा बनने लगा था। खगोल की प्रयोगशाला जो है स्थापित हो गए थे। कंपास, जिसे दिशा सूचक यंत्र कहा जाता है, कंपास से जो है सो दिशा का ज्ञान होने लगा, कंपास के आविष्कार से। ठीक है, उसके बाद जो नक्षत्र यंत्र है एस्ट्रोलैब, इससे जो समुद्र में यात्रा करते थे खोजियों को ये पता चलने लगा कि किस मौसम में और कब तूफान आने वाला है। तो उस अनुसार जो है सो जो भी समुद्री यात्री या खोजी थे, मौसम के अनुसार वो जो है सो समुद्र में यात्रा करने लगे और खोज करने लगे। इससे इन्हें जो है सो बहुत ही सफलता मिली खोजों को करने में। एक चीज गौर करने वाली बात है कि समुद्र में यात्रा करना उस समय में बहुत ही जोखिम भरा था। इसलिए जब इन सब चीजों का आविष्कार हुआ या ज्ञान की प्राप्ति हुई, जैसे मुद्रण, नक्शा बनाया गया, फिर खगोलिकी प्रयोगशाला जो है सो स्थापित किया गया, कंपास का ज्ञान हुआ, ठीक है, एस्ट्रोलैब का ज्ञान हुआ, तो इससे जो है सो समुद्री यात्रियों को खोज करने में सुविधा हुई। ये दूसरा कारण था भारत में यूरोपियनों का आगमन का। तीसरा कारण देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। तीसरा कारण है भारत की आर्थिक संपन्नता। भारत की समृद्धि देखकर यूरोपीय राष्ट्रों में भारत के साथ व्यापार करने की इच्छा जो है बहुत ही पहले से थी। भारत प्राचीन काल से ही आर्थिक संपन्न रहा है। भारत की जो धन संपदा है, बेशुमार दौलत के बारे में जो है सो कई कहानियां प्रचलित थी उस समय। ठीक है, जिनमें से एक आप लोग जानते होंगे कि भारत को जो है सो सोने की चिड़िया भी कहा गया है मध्यकाल में। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि भारत को सोने की चिड़िया किसने कहा, किस पुस्तक में कहा। तो उसके बारे में आप देख लीजिए कि मध्यकाल में मोहम्मद गजनबी के शाही इतिहासकार थे उत्बी। गौर कीजिएगा, उत्बी ने ही अपनी पुस्तक, उनकी पुस्तक का नाम था तारीख यामनी, इसी में उन्होंने भारत को सोने की चिड़िया कहा है। तो क्वेश्चन जब भी आए कि भारत को सोने की चिड़िया किसने कहा है, तो उत्बी ने कहा है। किस पुस्तक में कहा गया है, तो तारीख यामनी में कहा गया है।
आगे देखिए इसी कड़ी में जो है सो आगे है इतालवी व्यापारी मार्को पोलो, जो कि भारत आया था 1293-94 में चीन के यात्रा पे। उसी समय जो है सो भारत भी आगमन हुआ था इसका। ठीक है, इसने अपनी पुस्तक द ट्रैवल ऑफ मार्को पोलो में भारत की आर्थिक संपन्नता का विवरण दिया है। ठीक है, यहां से भी अगर क्वेश्चन आ जाए कि किसने और किस पुस्तक में आर्थिक संपन्नता के बारे में विवरण दिया है, तो द ट्रैवल ऑफ मार्को पोलो नामक पुस्तक है जो कि मार्को पोलो ने लिखा है। इसी में जो है सो भारत की आर्थिक संपन्नता का भी विवरण है, चर्चा है। आगे देखिए, मार्को पोलो को मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है? मार्को पोलो को मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। पूर्व की बेशुमार धन संपदा, पूर्व में भारत, चीन, ये सब के बारे में जो है सो पूर्व की बेशुमार धन संपदा और समृद्धि की कहानियों ने यूरोपियों की लालसा में वृद्धि कर दी थी, और इसी कारण जो है सो यूरोपियन जो है भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। शुरू में जो है सो यूरोपियनों का मेन मकसद भारत आने का व्यापार करना ही था, लेकिन बाद में जो है सो उसने अपना जो है सो साम्राज्य विस्तार किया और भारत पे जो है सो अधिकार करते हुए राज किया। आगे देखिए, जो अगला कारण है चौथा, कुस्तुनतुनिया का पतन। याद होगा आप लोगों को 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया था, और अधिकार करके जो है यूरोपीय व्यापारी को तुर्की के रास्ते से एशिया आने पर रोक लगा दी। अब जब रास्ता बंद हो गया तो यूरोपियनों ने एक नया मार्ग खोजना स्टार्ट किया। इसी का परिणाम है कि भारत में जो बाद में जो है सो सीधे जलीय मार्ग, समुद्री मार्ग का खोज होता है। आगे उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार विभिन्न मार्ग और जल मार्गों से किया जाता था, प्राचीन काल में और मध्यकाल में। इसमें कौन कौन सा मार्ग था ये देख लीजिए। एक मार्ग से पूर्वी वस्तुओं को अरब सागर होते हुए ओमान की खाड़ी लाया जाता था। उससे आगे फारस की खाड़ी होते हुए इराक एवं तुर्की लाया जाता था, और वहां से जो है जो वस्तुएं थी उस समय में उसे स्थल मार्ग के द्वारा जेनेवा और वेनिस, जो कि इटली का शहर है, वहां तक पहुंचाया जाता था। ये पहला मार्ग था। इस मार्ग के बारे में हम बताते हैं। जो पहला मार्ग था, ये मैप है, इसमें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, गौर कीजिएगा। देखिए, ये है इंडिया। ठीक है, यहां अरब की खाड़ी है। जो पहला मार्ग था, गौर कीजिएगा, ये है यूरोप का एरिया। ठीक है, यहां से इंडिया का जो व्यापार होता था, पहला एक रास्ता था ये। ठीक है, अरब सागर होते हुए ओमान की खाड़ी, ये ओमान की खाड़ी है, यहां फारस की खाड़ी है, ठीक है। इसके बाद जो है सो तुर्की होते हुए, तुर्की इराक, ये इराक तुर्की वगैरह होते हुए यहाँ पे इटली लाया जाता था। इटली का कौन सा शहर में? वेनिस में। और वहां से जो है सो आपूर्ति किया जाता था यूरोप के बाकी देशों में। ये पहला मार्ग था। दूसरा मार्ग इंडिया से ये था। इसमें देखिए, अरब सागर होते हुए ये लाल सागर है। ठीक है, लाल सागर के बाद यहां पे लाया जाता था ये मिस्र का अलेक्जेंड्रिया शहर था। अलेक्जेंड्रिया शहर लाया जाता था। वहां लाने के बाद फिर से इसे जो है सो भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर है। यहां से जो है सो फिर इटली वगैरह, और फिर वहां से जो है सो अन्य देशों में सामान आपूर्ति की जाती थी।
तो ये दो रास्ता था। इन दोनों रास्तों पे जो है सो तुर्की ने जब कुस्तुनतुनिया पे अधिकार किया तो ये पूरा रास्ता जो है सो ब्लॉक ही कर दिया। अब इटली और इंडिया का जो है इस रास्ते से और ये रास्ते, दोनों रास्ते जो है सो बंद हो गए। और बंद किसने किया? तुर्कों ने कर दिया। ये एरिया जो है, इससे जो व्यापार होता था, इस रास्ते को ही बंद कर दिया। अब इटली और बाकी यूरोपियनों के लिए एक चुनौती हो गया कि एक नए मार्ग की खोज की जाए जिससे जो है भारत से डायरेक्ट व्यापार किया जा सके। तो बाद में जो है सो इस एरिया से होते हुए जो है सो नए मार्ग की खोज होती है। उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अगला देखिए, जो पांचवा कारण है वो है इटली का पूरब के व्यापार पर एकाधिकार। देखिएगा कि इटली 11वीं से 12वीं शताब्दी में से ही यूरोपीय देशों को कलात्मक एवं विलासिता की वस्तुओं की आपूर्ति कर रहे थे, जिससे वो बेहद ही संपन्न समृद्ध हो गए थे। ठीक है, इस प्रकार पूर्वी देशों के साथ इटली का व्यापार जो है वर्चस्व में था और यूरोपीय देशों को सामान की बड़ी आपूर्ति इटली द्वारा ही किया जाता था। यूरोप के कई देश व्यापार के क्षेत्र में इटली के एकाधिकार को तोड़ना चाहते थे। वो चाहते थे कि सिर्फ इटली ही क्यों, हम लोग क्यों नहीं, तो बाकी देश भी जो है वो चाहते थे कि जो मुनाफा वाला व्यापार है भारत के साथ वो लोग भी करें। इसलिए भी जो है सो एक नए मार्ग की खोज होता है, यूरोपियनों का भारत आगमन होता है। अब मुख्य जो इसका कारण है, गौर कीजिए, यहाँ पे समुद्री मार्ग की खोज होती है जिससे आसान हो जाता है इंडिया में यूरोपियनों का आगमन। नए समुद्री मार्ग की खोज का पहला कदम जो है पुर्तगाल और स्पेन ने उठाया था। यहाँ के शासकों ने भारत आने के लिए समुद्री मार्ग का खोज का जो है सो कदम उठाया था। पुर्तगाल के प्रिंस हेनरी, जिसे नेविगेटर भी कहा जाता है, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर भी कहा जाता है। नेविगेटर का मतलब होता है जो समुद्री यात्रा करता हो। ठीक है, भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज करने के जुनून में थे। इनके बारे में कहा जाता है कि अपना पूरा जीवन जो है सो भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज में ही बिता दिया। ठीक है, समुद्री मार्ग खोजने के लिए आर्थिक सहायता नाविकों को इसी ने, प्रिंस हेनरी ने उपलब्ध कराया था सबसे पहले। भारत की खोज में जो मुख्य दो व्यक्ति का योगदान है, दो पुर्तगालियों का योगदान है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि भारत की खोज या भारत आने वाली सीधे रास्तों की खोज जो है सो किसने किया। ठीक है, यह है बार्थोलोमियो डियाज, जिसका जीवन काल जो है सो 1450 से 1500 ईस्वी के आसपास माना जाता है। एक्यूरेट नहीं है लेकिन माना जाता है। ठीक है, एक पुर्तगाली नाविक और खोजकर्ता थे। बार्थोलोमियो डियाज का जन्म जो है 1450 के आसपास हुआ था। उनके परिवार की पृष्ठभूमि समुद्री थी, मतलब इनके जो भी परिवार के सदस्य थे वो सभी जो है सो खोजकर्ता, खोज यात्री समुद्री ही थे। समुद्र में ही उनका जो है सो समुद्र से ही जीवन यापन वगैरह होता था, समुद्र में यात्रा करते थे। ठीक है, सन 1487 में पुर्तगाल के महाराज हैं किंग जॉन द्वितीय, याद रखिएगा इसका नाम। किंग जॉन द्वितीय ने डियाज या डियाज को पूर्व में एक ईसाई राजा प्रेस्टर जॉन की धरती की खोज करने की भी जिम्मा दे दी। एक तो उसे भारत आने के लिए मार्ग की खोज करना था, दूसरा जिम्मा दिया गया था कि एक राजा, ईसाई राजा है पूर्व में प्रेस्टर जॉन, इसकी भी धरती खोजने की जिम्मा जो है सो किंग जॉन द्वितीय ने बार्थोलोमियो डियाज को दिया था। देखिए, वह जुलाई 1487 में बार्थोलोमियो डियाज जो है 1487 में 3 जहाजों के साथ लिस्बन से रवाना हुआ। लिस्बन कहाँ की राजधानी है? पुर्तगाल की। पुर्तगाल की राजधानी से रवाना हुआ, जिसे डियोगो काओ ने केप वर्डे द्वीप तक बढ़ाया था।
इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये डियाज का जो है पुर्तगाल में अभी भी ये मूर्ति उसका बना हुआ है। ठीक है, ये डियाज थे जिन्होंने भारत आने की खोज करने के लिए जो है सो ये जो मूर्ति बना हुआ है वो लंदन में दक्षिण अफ्रीका के उच्चायोग में डायस की प्रतिमा है। ठीक है, ये लंदन में है ये प्रतिमा। इसके अलावा इसका जो प्रतिमा है वो पुर्तगाल में भी है। डियाज को लगभग 50 टन के 2 कैरवेल, साओ क्रिस्टोवाओ और साओ पेंटालेव, ये 2 जहाज उसे दिया गया था। कैरवेल के बारे में हम बात करेंगे कि कैरवेल जो होता है वो पहले जो जहाज होता था, ये इसे जो है कैरवेल बोला जाता है। ठीक है, ये हवा के रुख के अनुसार जो है सो इसमें पर्दा लगा होता था और हवा पे ही ये जो है सो चलता था। तो इस तरह का जो जहाज होता था उसे कैरवेल बोला जाता था। ठीक है, तो कौन कौन सा जहाज लेके ये चला था डियाज भारत की खोज करने के लिए? पहला जहाज था साओ क्रिस्टोबाओ और साओ पेंटालेव, और कुछ प्रमुख पायलटों को भर्ती किया था जिनमें पैरो द अलेंकर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खोज यात्री थे। समुद्र में इनका जो है सो चालन, जो चालक थे ये बहुत ही अच्छे दर्जे के चालक माने जाते थे। जुआओ डी सेंटियाओ आदि शामिल थे, पहले काओ के साथ नौकायन कर चुके थे। ये जो है जुआओ डी सेंटियाओ, ये काओ के साथ पहले नौकायन कर चुके थे। इससे पहले मैंने बताया कि काओ जो है सो चला था साथ में डियाज के साथ। ठीक है, ये डियोगो काओ जो कि केप बर्डे द्वीप तक उस कैरवेल को बढ़ाया था। ठीक है, आगे देखिए, बार्थोलोमियो डियाज साओ राफेल नामक, याद रखिएगा कि बार्थोलोमियो डियाज किस जहाज पर सवार था। ठीक है, साओ राफेल पर सवार था। जहाज पर 6 अफ्रीकी भी थे जिन्हें काओ ने अपहरण कर लिया था। काओ भी साथ आया था लेकिन केप वर्डे द्वीप से जो है सो वो वापस चल गया था। तो काओ जो ये 6 अफ्रीकी को अपहरण कर लिया था, इससे भी बार्थोलोमियो डियाज जो है सो साथ लेके आ रहा था साथ में ही, और पुर्तगाली सिखाए थे। डायस की योजना उन्हें अफ्रीकी तट पर विभिन्न बिंदुओं पर छोड़ने की थी ताकि वो पुर्तगाली साम्राज्य की भव्यता की गवाही दे सके और प्रेस्टर जॉन की संभावित ठिकानों का भी पता लगा सके। काओ 6 अफ्रीकी को अपहरण करके ले गया था, उसे भी बार्थोलोमियो डियाज जो है सो बैठा के लाया था। इसका 2 ही काम था, 6 अफ्रीकी जो थे उसका 2 काम था। पहला तो ये पुर्तगाली साम्राज्य की भव्यता के बारे में जो है सो गवाही देने के लिए इसको लाया गया था कि उसकी बड़ाई करे, और दूसरा था प्रेस्टर जॉन की संभावित ठिकाना, जो कि इसे सौंपा गया था कि प्रेस्टर जॉन की जो धरती है वो कहाँ है, उसकी भी खोज करने के लिए इन सबको लाया गया था। आगे देख लीजिए, ये कैरवेल है। मई 1488 में पहली बार केप ऑफ गुड होप पहुंचा था। कहां से चला था वो मैं दिखा रहा हूं। देखिए, बार्थोलोमियो डियाज लिस्बन, जो कि पुर्तगाल की राजधानी है, यहां से चला केप बर्डे द्वीप तक, जो काओ, ये वहां तक नौकायन करके जो है सो उसको पहुंचा दिया था। इसके बाद जो है सो बार्थोलोमियो डियाज वगैरह जो है ये खुद यहां तक आया, इस जगह पे केप ऑफ गुड होप, यहां तक जो है सो वो पहली बार कब पहुंचा था? 1488 ईस्वी में।
ठीक है, 1488 में पहुंच गया। अब देखिए, डियाज ने मूल रूप से इसे केप ऑफ स्टॉर्म या तूफानी अंतरिक्ष नाम दिया था। क्वेश्चन आएगा कि केप ऑफ गुड होप या उत्माशा अंतरिक्ष का नाम, पुराना नाम या अन्य नाम क्या है, तो तूफानी अंतरिक्ष या केप ऑफ स्टॉर्म है। ठीक है, ये नाम जो है सो डियाज ने दिया था, लेकिन बाद में किंग जॉन द्वितीय जो इसे भेजा था ने नाम बदलकर केप ऑफ गुड होप उत्माशा अंतरिक्ष कर दिया, क्योंकि यह पश्चिम से पूरब तक समुद्री मार्ग के खुलने का एक प्रतीक था। इसलिए किंग जॉन द्वितीय ने इसका नाम बदलकर केप ऑफ गुड होप कर दिया। याद रखिएगा इस चीज को कि किसने किया था, एक नोट है, ध्यान रखिए। नवंबर 1947 में उत्माशा अंतरिक्ष का नाम बदलकर आशा अंतरिक्ष कर दिया गया था। ठीक है, ये भी चीज जो है सो आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार जो यहाँ पे मुख्य बात निकल के आता है वो है कि 1488 ईस्वी में डियाज, बार्थोलोमियो डियाज जो है अफ्रीका के दक्षिणी सिरे का चक्कर लगाने वाले पहले यूरोपीय नाविक बने थे, पहले पुर्तगाली बन गए थे जो कि दक्षिणी सिरा अफ्रीका का चक्कर लगाया था। आगे बात करते हैं, केप ऑफ गुड होप पर डियाज ने अपने आखिरी पेड्रोस को खड़ा किया, फिर उत्तर की ओर चल पड़ा। देखिए पेड्रोस क्या होता था, ये पहचान के लिए गाड़ दिया करता था। जहां भी ये डियाज पहुंचता था वो अपना रास्ता न भटके, इसके लिए ये पेड्रोस गाड़ दिया करता था, ताकि अगली बार जब वो वहां पे आए तो उसे पहचान हो सके कि हाँ ये उसी रास्ते से गए थे। तो ये पेड्रोस है जो कि आखिरी था, वो वहां पे केप ऑफ गुड होप के पास जो है सो खड़ा कर दिया और आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद जो है सो इसके जो चालक दल थे उसके साथ एक घटना होती है। घटना ये होती है, अभी हम बता रहे थे कि काओ ने 6 अफ्रीकी को जो है सो अपहरण कर लिया था और उसको भी जो है सो इस चालक दल के साथ लाया था। तो वो जो 6 अफ्रीकी थे जब अपने देश के आसपास पहुंचे, तट पे पहुंचे, तो उन्होंने जो चालक दल थे उससे झड़प कर ली, लड़ाई झगड़ा कर लिया। और उस लड़ाई झगड़े में जो है सो जो पुर्तगाल के 9 चालक दल थे उसमें से 6 सदस्य झड़प में मारे गए। जो अपहरण करके लाया गया था उन्होंने इन 6 को मार दिया। और जब डियाज वापस आया तो देखा कि जहाज जो है सो कीड़ों से भरा पड़ा है, कीड़ा लग गया है। ठीक है, तो उसमें जो भी अपना जरूरत का सामान था, आपूर्ति का जो सामान था वो उतार लिया और उसी तट पे उस आपूर्ति वाले जहाज को जला दिया। बाद में बाकी का जो हिस्सा है, घटना है, उसके बारे में बहुत कम जानकारी मिलता है कि डियाज ने आगे क्या किया। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है कि डायस दिसंबर 1848 में लिस्बन लौट आए, लिस्बन वापस चले गए, केप ऑफ गुड होप तक ही आए, उसके बाद जो है सो ये वापस चले गए। इसके बाद जो है सो 29 मई 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्रॉल की ब्राजील की खोज यात्रा के समय एक समुद्री तूफान में उसकी मृत्यु हो गई। बाद में जो 1500 ईस्वी में फिर से ये ब्राजील की यात्रा पे जाते हैं, उस समय उसके साथ थे पेड्रो अल्वारेज कैब्रॉल। जब ये खोज करने के लिए जा रहे थे उसी समय एक समुद्री तूफान में जो है सो उसकी मृत्यु हो जाती है, डियाज की मृत्यु जो है सो हो जाती है। इस प्रकार एक मुख्य क्वेश्चन जो यहाँ से आता है डियाज के बारे में वो ये है कि उत्माशा अंतरिक्ष या फिर आशा की द्वीप या केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की, तो बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। कब किया? 1488 ईस्वी में। ये चीज आपको याद रखना है इसके बारे में। इसी कड़ी में आगे बात करते हैं। स्पेन का नाविक था क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि 1493 ईस्वी में भारत की खोज में निकला, परंतु समुद्र में उसे पता नहीं चला कि वो कहाँ जा रहा है और भटककर अमेरिका चला गया। इस प्रकार उसने 1494 ईस्वी में अमेरिका का खोज किया, निकला था भारत की खोज में और समुद्र में भटक के वो जो है सो अमेरिका चला गया और अमेरिका की खोज की। किसने की? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। अब
आगे मेन कहानी आता है वास्को डी गामा का। इसके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने भारत की खोज की, लेकिन देखिए भारत कहीं छुपा हुआ तो था नहीं, विलुप्त तो था नहीं कि उसे खोज किया गया। मेन चीज है कि वास्को डी गामा में ने भारत की नहीं बल्कि भारत आने वाली सीधे मार्ग की खोज की थी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। देखिए वास्को डी गामा की कहानी हम बताते हैं। एक पुर्तगाली और नाविक खोज करता थे ये। जुलाई 1497 के दिन 4 जहाज लिस्बन से चल पड़े और उसकी पहली भारत यात्रा प्रारंभ हुई। वास्को डी गामा की जो पहली यात्रा शुरू होती है वह 1497 में भारत की खोज के लिए। इसमें जो 4 जहाज था उसका नाम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। शाओ गैब्रियल, मुख्य चालक थे पैरो द अलंकर, ठीक है, जो बार्थोलोमियो डियाज के साथ उत्मासा अंतरिप तक गया था। वास्को डी गामा इसी जहाज पे था। क्वेश्चन आएगा कि वास्को डी गामा जब भारत की खोज पे निकला था या भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज पे निकला था तो वो किस जहाज पे सवार था? याद रखना है, शाओ गैब्रियल नामक जहाज पे सवार था। उसका जो चालक था वो था पैरो द अलंकर। ये पैरो द अलंकर वही था जो बार्थोलोमियो डियाज के साथ ऑलरेडी उत्मासा अंतरिप तक आया हुआ था, उसको रास्ता का पता था, तो इसे साथ लेके आया था वास्को डी गामा। अगला देखिए, जो दूसरा जहाज था वो था साओ राफेल, चालक जोआओ दे कोएम्ब्रा, ठीक है, इसका नाम थोड़ा सा अजीब है। साओ राफेल नामक जहाज था जिसका चालक था जोआओ दे कोएब्रा। इस जहाज का कप्तान गामा का भाई था पाओलो डी गामा, ठीक है। इस जहाज का जो कप्तान था वो कौन था? वास्को डी गामा का ही अपना भाई था पाओलो डी गामा, ये याद रखिएगा। अगला है तीसरा, जो तीसरा जहाज था वो था साओ मिगुअल, या ऐसे बेरियो भी बोला जाता है, साओ बेरियो भी बोला जाता है। इसका चालक था पेरो दे एस्कोबार, जो डियोगो को के साथ कांगो तक गया था। डियोगो काओ के बारे में हमने पहले ही बताया था कि 6 अफ्रीकी का अपहरण उसी ने करके ले गया था, ठीक है। एक चौथा जो जहाज था वो था अज्ञात, उसका नाम जो है सो ध्यान में नहीं है, अज्ञात था नाम, ये अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया है। एक भंडारण जहाज था जिसका संचालन कर रहा था अफोंसो गेंजाल्वेस, ठीक है, ये कर रहा था। अब ये 4 जहाज को लेके वास्को डी गामा जो है सो भारत आने वाली या भारत की खोज के लिए निकलता है। लगभग 170 लोग थे उसके साथ दल में। क्रिसमस के आसपास के समय केप ऑफ गुड होप का चक्कर काटते हुए अफ्रीका के तट पहुंचा, जिस तट का नाम नटाल रखा। इसने लगभग क्रिसमस के समय जब अफ्रीका तट पे पहुंचा था तो उस तट का नाम रख दिया नटाल। इसका पुर्तगाली में अर्थ होता है क्रिसमस। चूंकि ये क्रिसमस के समय में ही अफ्रीका के तट पहुंचा था, इसलिए उसने पुर्तगाली में जो उसका अर्थ होता है क्रिसमस का, नटाल, तो उसने नटाल रख दिया था। किसने रखा था? वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा का अगला आगे कहानी देखते हैं। वास्को डी गामा नटाल से आगे बढ़कर मोजाम्बिक पहुंचे थे। मोजाम्बिक पहुंचने के बाद गुजराती व्यापारी, जिसे पथ प्रदर्शक कहा जाता है, कि अब्दुल माजिद के सहायता से वो जो है सो आगे का रास्ता तय किया और इंडिया आया। देखिए जो वास्को डी गामा का मार्ग है वो देखिए, ये है लिस्बन, पुर्तगाल की राजधानी। यहाँ से ये शुरू करता है और केप बर्दे द्वीप, इससे पहले भी बताएं कि केप बर्दे द्वीप होके ही आता है, ठीक है। उसके बाद वास्को डी गामा आता है यहाँ पे अफ्रीका का दक्षिणी तट पे, जिसका नाम क्या रखता है? नटाल। इसने नाम रख दिया नटाल। नटाल से जब आगे बढ़ता है तो ये मोजाम्बिक के आसपास पहुंचता है और मोजाम्बिक में ही मिलता है अब्दुल माजिद।
ये याद रखिएगा। अब्दुल माजिद जो है मोजाम्बिक के आसपास उसे मिलता है और इसे जो है सो वास्को डी गामा अपना पथ प्रदर्शक बनाते हुए इसके साथ जब ये आगे बढ़ रहा था, इसका जहाज आगे था अब्दुल माजिद का, और उसके पीछे पीछे जो है सो पीछे पीछे करते हुए जो है सो 17 मई 1498, ठीक है, 20 मई नहीं, 17 मई 1498 वास्को डिगामा का जहाज पहुंचता है कालीकट के एक कपक डाबू बंदरगाह था, वहां पे पहुंचता है और यहाँ पे जो है सो वास्को डिगामा का स्वागत करता है, जिसका पैतृक उपाधि था जमोरिन। आगे हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इस प्रकार जो है सो वास्को डिगामा लिस्बन से इस मार्ग से जो है सो इंडिया पहुंचता है और इंडिया पहुंच के जो है सो ऐसा कहा जाता है कि वास्को डिगामा ने ही भारत की खोज की। लेकिन आप याद रखिएगा कि भारत कहीं विलुप्त नहीं था। भारत आने वाली जो सीधे जलीय मार्ग था उसकी खोज वास्को डिगामा ने किया है। आगे बढ़ते हैं। बता रहे थे कि 17 मई 1498 को केरल के कालीकट का कपक डागू बंदरगाह पे जो है अपना बेड़ा उतारा था। याद रखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा कि कालीकट का हिंदू समुद्री राजा था, हिंदू समुद्री राजा था, जिसका नाम था मान विक्रमन। क्या नाम था? मान विक्रमन। इसकी उपाधि थी, पैतृक उपाधि थी जमोरिन। इसे ने ही वास्को डिगामा का हार्दिक स्वागत किया तथा व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया, जिसका अरबी व्यापारियों ने विरोध किया, क्योंकि अरबी व्यापारी वहां पे पहले से मौजूद थे कालीकट में और वो व्यापार करते थे। तो अरबी व्यापारी नहीं चाहते थे कि उसका जो है सो कोई प्रतिद्वंदी तैयार हो, उसका जो मुनाफा हो कोई और लेके जाए। इसलिए अरबियों ने जो है सो वास्को डिगामा का विरोध किया था। बाद में वास्को डिगामा ने अरबियों से कई बार लड़ाई किया और माना जाता है कि वास्को डिगामा ने कालीकट बंदरगाह पर एक अरबी जहाज पकड़कर और जमोरिन को गिफ्ट में दिया था, ठीक है, उपहार स्वरूप भेंट किया था। ये थी वास्को डिगामा की कहानी। देखिए वास्को डिगामा आगे भारत में व्यापार करता है, वो भारत से जड़ी बूटी वगैरह जो है सो वो लेके वापस लौटता है लिस्बन, ठीक है। वास्को डिगामा भारत में मसाले को लेके अपने स्वदेश लिस्बन लौटता है, जहां वास्को डिगामा की भव्य स्वागत किया जाता है, ठीक है। वास्को डिगामा को इन वस्तुओं से यात्रा व्यय निकालने के बाद भी 60 गुना का लाभ होता है। जो आने जाने का खर्च था वास्को डिगामा का, वो खर्च निकालने के बाद भी जो है सो इसे 60 गुना प्रॉफिट होता है। ये प्रॉफिट को देख के फिर से वो दोबारा आता है वास्को डिगामा 1502 ईस्वी में। वास्को डिगामा दूसरी बार भारत आया। इसके बाद पुर्तगालियों का भारत में निरंतर आगमन प्रारंभ हुआ। जब ये दोबारा आता है उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि वास्को डिगामा भारत कितनी बार आया था? तो याद रखिएगा वास्को डिगामा भारत 3 बार आया है। पहले आया था 1498 में, फिर आया था 1502 में और तीसरी बार आया था 1524 में, ठीक है। तो टोटल जो है सो 3 बार वास्को डिगामा इंडिया आया है। 1524 में वास्को डिगामा भारत में गवर्नर के रूप में नियुक्त होकर आया था, लेकिन कुछ दिन ही बाद जो है सो 1524 में ही वास्को डिगामा का निधन कोचीन में हो जाता है और कोचीन में ही उसे जो है सो देखिएगा आगे कि इसका कई बार क्वेश्चन भी आता है कि वास्को डिगामा का समाधि कहाँ है। तो पहली बार जो वास्को डिगामा का समाधि मतलब जहां पे उसको जो है सो दफनाया गया था वो था कोची का सेंट फ्रांसिस चर्च। इस चर्च को भारत में प्रथम पुर्तगाली चर्च भी माना जाता है। इसी में उसे दफना दिया गया था। लेकिन 1539 में उनका जो भी अवशेष था, अवशेषों को पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन के साओ जेरोनी
मोमठ में पुनः दफनाया गया। ये थी वास्को डी गामा की कहानी भारत आने की और उसके मृत्यु तक का।